इलेक्शंस पाकिस्तान 2024। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंतखाबात 2024 जिसमें अब चंद घंटे बाकी रह गए हैं और एक्सप्रेस न्यूज़ की ये खुसूसी ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं पिछले चंद घंटों से यकीनन मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, ज़ाहिर है ये एक बहुत बड़ा दिन है, एक बहुत बड़ा इवेंट है जिसको हम इंतखाबात कहते हैं और इसमें अवाम की जो राय है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जमहूर की आवाज़ है, जमहूरियत के लिए है। तो हमारी जो ट्रांसमिशन है इसमें भी हम ज़ाहिर है जमहूर से रिलेटेड बात भी करेंगे। मैं अपना तारुफ करवा देती हूँ, दुआ जमील हूँ मैं और मेरे साथ मुजम्मिल भी मौजूद है, मुजम्मिल पैनल भी है। आवाम की राय तो इंपॉर्टेंट होती है लेकिन हमारे पैनल की जो राय है इस वक्त, पहले उसकी तरफ चलते हैं। जावेद चौधरी साहब, रहमान अज़हर साहब, अयाज खान साहब और खालिद कयूम साहब का इजाफा पैनल में हुआ है, उनको भी बहुत वार्म वेलकम। तमाम सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार हैं। खालिद साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। लाहौर की पॉलिटिक्स आप देख रहे हैं और NA 127 में हमने देखा कि 16 महीने की जो लव अफेयर की गवर्नमेंट थी जिसमें बिलावल साहब की तारीफ़ें शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे और शहबाज शरीफ साहब की तारीफ़ें बिलावल साहब कर रहे थे। अब इल्ज़ाम लगने का आलम ये हो गया कि तारड़ साहब ये कह रहे हैं कि वोट ख़रीदे जा रहे हैं 2500 रुपये में, और दूसरी तरफ से पीपल्स पार्टी की पलवशा खान साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा 6 बंदों को अगवा कर लिया इन्होंने। लाहौर के अंदर क्या हो रहा है NA 127 में? देखिए कि मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिस तरह आप देखें कि पहले रोज़ से ही एक तवील इंतहाबी मुहिम जो है वो चलाई और बड़ी ज़ोरदार और बड़ी बोल्ड कंपेन जो है वो बिलावल भुट्टो ने जरदारी ने चलाई और बड़े ज़ोरदार तरीके से नून लीग की लीडरशिप को हिट किया। और नून लीग की लीडरशिप ने ये फ़ैसला किया कि बिलावल भुट्टो की जो इल्ज़ामात हैं या उनकी जो गुफ्तगू है जो उसका वो जवाब और रद्द-ए-अमल नहीं देंगे। लेकिन फिर एक ऐसा मौका आया कि नून लीग की तमाम लीडरशिप जो है, शहबाज शरीफ साहब हों, मरीम नवाज़ साहिबा हों या दूसरी लीडरशिप हो, उनकी तरफ से फिर बिलावल भुट्टो के बयानात का रद्द-ए-अमल भी आना शुरू हुआ। और तनाव बढ़ता गया, ख़ास तौर पर जब से उन्होंने NA 127 में इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया तो इलेक्शन के अंदर 127 में जो वाक़यात हुए जिसका आपने जिक्र किया, तावला तारड़ वाला जो वाक़या था, उस वाक़े के रद्द-ए-अमल के नतीजे में फिर आज से 2 रोज़ पहले बिलावल भुट्टो ने ये बयान दिया कि जो मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप है वो निगरान हुकूमत और इंतज़ामिया को इस्तेमाल करके इंतखाबात में गड़बड़ करना चाहती है। तो इस पर जो है खून खराबा कराना चाहते हैं, वो तो यहाँ तक पहुँच गए वो। और इसके नतीजे में फिर जब ये माहौल पैदा हुआ तो फिर कुछ क्वार्टर से जो है वो फिर को मुदाखलत भी शायद हुई कि दोनों तरफ से फिर जो दरख्वास्तें दी गई थी वो वापस ली गई और एक मुफाहमत की एक इस हल्के की हद तक जो है फिर तनाव जो है उसमें कमी वाक़या हुई। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो बड़ी क्लैरिटी के साथ उन्होंने अपनी कैंपेन चलाई है। वो अपना खालिद कयूम साहब, मैं आपसे ज़िमनी सवाल, आप जिस तरह कह रहे हैं आप इधर देखकर भी बात कर सकते हैं नॉर्मल, जितनी क्लैरिटी से बिलावल भुट्टो इस वक्त कैंपेन, लेकिन तासुर यही आ रहा है कि नारे उनके पास वही पुराने हैं जो माजी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस्तेमाल करते थे, उनकी वालदा इस्तेमाल करती आई। तो फिर क्या मुख्तलिफ है, क्योंकि आप पीपल्स पार्टी की साइंस को बहुत बेहतर जानते हैं, क्या फिर मुख्तलिफ है पीपल्स पार्टी में? बिलावल भुट्टो जरदारी क्या नया लेकर आए हैं जिससे आवाम अट्रैक्ट होगी? देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी जिस अंदाज से नून लीग की लीडरशिप को टारगेट कर रहे हैं और जिस तरह लाहौर के अंदर उन्होंने जिस किस्म के हालात हैं पीपल्स पार्टी के पंजाब में, इसके बावजूद उन्होंने एक बोल्ड फैसला किया कि लाहौर से इलेक्शन लड़ा जाए। दरअसल वो उसी तरह माजी में ही जाते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी जिस तरह तनाव था माजी में, जो एक महाजराई की कैफियत रही दोनों पार्टियों के अंदर, और जब मुफाहमत की सियासत दोनों पार्टियों में शुरू हुई तो उसकी कीमत जो है वो नून लीग ने अदा नहीं की, उसकी कीमत तो पीपल्स पार्टी को अदा करना पड़ी। और अब भी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है इस इलेक्शन के अंदर नून लीग को जिस तरह टारगेट कर रहे हैं वो दरअसल जो PTI के अंदर पीपल्स पार्टी का वोटर गया है उसको भी टारगेट कर रहे हैं। यार साहब, ये आपकी तरफ लेके आना चाहूँगा, चूँकि ये कहा जाता है कि जरदारी साहब ने अपना बेटा कह दिया मोहसिन नकवी साहब को, लेकिन पीपल्स पहले कहा था, पहले कहा नहीं, अब वो वापस पहले कहा था, नहीं वापस नहीं हुआ, उन्होंने दोबारा भी कहा था कि बेटा ही है। जी, उन्होंने एक इंटरव्यू में बेटा मौजूद है अभी तक, आप उसकी टेंशन ना लें, आप बिला वजह किसी और को दे। लेकिन पीपल्स पार्टी इंटरेस्टिंगली ये कहती है कि नून लीग का साथ दे रहे हैं वो, और इसीलिए NA 127 से हमें हराने का प्लान है। देखिए मुजम्मिल, 2 हल्के ऐसे हैं जो बहुत गड़बड़ वाले हल्के हैं।
बज़ाहिर तो बहुत से हल्के हैं ऐसे। एक कराची वाला जो पिछले सेगमेंट में हमने वो बात की थी, हाफिज नईमुर रहमान, जी 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 जी। और एक ये 127 में बिलावल हार गए तो पीपल्स पार्टी के लिए पूरा इलेक्शन मशकूक हो जाएगा। सही। अच्छा, हाफिज नईमुर रहमान जमात इस्लामी के लिए कराची से हार गए तो जमात इस्लामी के लिए पूरा तो नून के इलेक्शन लिए कहाँ मशकूक होगा? नून लीग, ठीक है। नून तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसा- सारी पार्टी कहती है वोट पे पैरा देना, नून लीग नहीं कह रही, उनका पैरा ऑलरेडी है वोट सर, उन्हें पे। अल्लाह पे यकीन है, कैसी बात बहुत करते हैं? अल्लाह ना पता नहीं कितना रखा उन्होंने, लेकिन यकीन ठीक है, है। आपकी तरफ आते हैं। ये सेनेटर अफनानुल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया। अफनान साहब शुक्रिया। आप बताइएगा कि कल के इलेक्शन से पहले ये कहा जा रहा है कि दरअसल प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग तो पहले से मौजूद हैं। ये तासुर क्यों पैदा हो गया जब नून लीग ये समझती है कि अब इंतखाबात तो हमारे लिए तो लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद है, हमने तो किसी को बैन नहीं किया, ना किसी का साइन छीना। इलेक्शन कमीशन से बात करें, जाके दूसरे लोगों से बात करें, तो आपके बारे में तासुर क्यों डेवलप हो गया ये? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, हमारे बारे में तासुर इसलिए डेवलप हो गया क्योंकि जो है वो जो पीटीआई है उनको वाज़ेह तौर पे अपनी शिकस्त नज़र आ रही थी सामने दीवार पे, तो वो ज़ाहिर है उन्होंने अब शिकस्त तस्लीम तो करनी नहीं थी, तो उन्होंने पहले से रोना धोना शुरू कर दिया। उनके अलावा भी एक दो पार्टियाँ हैं, वो भी, तो वो ज़ाहिर है वो इलेक्शन में तो अब हमें हरा नहीं सकते, तो फिर वो ज़ाहिर है उन्होंने यही करना है जो वो कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने उनके जो है उस नैरेटिव को बाय कर लिया, हालांकि ना हमारा इसमें कोई लेना है ना देना है। हमने तो नहीं कहा था कि 9 मई का कारनामा अंजाम दो, इनका अपना कारनामा है, इन्होंने खुद जो है वो डिसीजन लिया था, उसके इम्प्लीकेशन जो भी हैं वो यही भुगतेंगे, हमने तो नहीं भुगतने। तो जो है ये है मामला। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम इलेक्शन जीत रहे हैं। अच्छा, हम अपने ये वोट पे पैरा भी इतना देंगे। कॉन्फिडेंट जो पीएमएलएन के पास है, आप भी बात कर रहे हैं, जाहिर है हर जमात समझती है कि हम इंतखाबात जीतेंगे और होना भी चाहिए। आपने कैंपेन की, ये जो एक अफनानुल्लाह साहब एक तासुर है, आप लाडला प्लस हैं, आप सिलेक्टेड हैं, आप एक डील के जरिए आए हैं। कल अगर आप जिस तरह कह रहे हैं आप जीत जाते हैं, आपका प्राइम मिनिस्टर होता है, तो ये तासुर किस तरह से आप खत्म करेंगे? इसी तासुर के साथ आगे हुकूमत चलाएंगे? देखिए, ज़ाहिर है जो हमारे मुखालफीन हैं उनके लिए आसानी तो इसी चीज़ में है कि वो शिकस्त तस्लीम ना करें और इस तासुर को जो है वो कर लें, क्योंकि ज़ाहिर है अगर वो तस्लीम करेंगे तो शिकस्त जो है वो ज़रा उनके लिए ज़्यादा तकलीफ दे होगा, मगर अगर वो इस तरह की किसी बात में यकीन कर लेंगे, किसी फेरी टेल में, तो वो ज़रा ज़्यादा आसानी रहेगी उनके लिए। हम ज़ाहिर है तमाम पाकिस्तानियों के लिए हुकूमत करेंगे, तमाम पाकिस्तानियों को हम पूरे पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। चलें, सारे पाकिस्तानियों की यही दुआ है। एक मैं छोटा सा सवाल कर लूँ आपसे, अफनानुल्लाह साहब, ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहें कि इंतखाबात मशकूक हो सकते हैं, नवाज शरीफ साहब ने पहले ही प्लान कर लिया है, तो ऐसी क्या प्लानिंग की है? आप लोग तो सिस्टम हैक करने जा रहे हैं, ये क्या किस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात? दूसरी चले, मुखालफीन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं, लेकिन ये तो बड़े संजीदा किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। देखिए, बात यह है कि अगर किसी के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो खाली ये कह देने से कि जी इलेक्शन ठीक नहीं है तो मामला नहीं होगा ना। जैसे हमने पिछली दफ़ा जब इलेक्शन लड़ा था तो हमने ये बताया था कि हमें पोलिंग एजेंटों को हमारे निकाल दिया था। हमारे पोलिंग एजेंट जो है शाम को जब वापस भी हमने किया तो वो भी फॉर्म 45 उनको नहीं दिया गया। ज़ाहिर है ये तमाम चीज़ें फिर RTS को बिठाया गया इलेक्शन रिजल्ट के बाद, तो ये उससे पहले जो है प्री पोल से जो हुआ वो भी सारे पाकिस्तान ने देखा था। तो कोई अगर ये कहता है कि इलेक्शन ठीक नहीं है तो उसको ज़ाहिर है उसके साथ कोई एविडेंस भी देना पड़ेगा या कोई साथ बात अटैच करनी पड़ेगी। खाली ये कह देने से कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो मामला नहीं होगा ना। तहफ़्फ़ुज़ात है, पूरे पाकिस्तान में आप कैंपेन कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में आपके लोग खड़े हुए हैं, किसी ने कुछ कहा नहीं है, आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो फिर अब मैं क्या ही कह सकता। ठीक है, पॉइंट रहमान आपकी तरफ लेकर आना चाहूँगा डिस्कशन को, चूँकि आज़ाद उम्मीदवारों की बात होती है और पिछली बार एक जहाज़ उड़ा था, इस बार कहा जा रहा है बहुत उड़ेंगे, तो इस दफ़ा हो सकता है मेरी जहाज। बिल्कुल बिलावल साहब ने भी ये बात की कि PTI के आज़ाद उम्मीदवार हमारे साथ मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म करें, हम तैयार हैं। IPP भी उन्हीं की तरफ देख रही है, तो आपको लगता है कि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग का मामला है ये तो आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकता है इस तरह? मेरा ख्याल है होगी खरीदार कौन होगा? कुछ ना कुछ हॉर्स ट्रेडिंग होगी, लेकिन अब मेरी ज़ाहिर बात है, इस पे पहले भी बात हुई है, मेरी थोड़ी सी राय है कि कम होगी, इतनी बहुत ज़्यादा नहीं होगी जितनी तवक्कुआत बढ़ा दी हैं कि शायद PTI का कोई भी मेंबर PTI के साथ ही जो है वो ना रहे। 80% मैंने नोट कर लिया। वो 80% वाला तो अब देखें, वो तो चॉइस साहब की राय है, उसका बड़ा एहतराम है। लेकिन मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी की जो आप बात करें ना, पीपल्स पार्टी का डाउनफॉल शुरू जो जहाँ से एक वाटरशेड मोमेंट जिसको कह सकते हैं वो 1996 का इलेक्शन था, जब पीपल्स पार्टी यहाँ से हारी थी। उसके बाद मुशर्रफ साहब का मार्शल आ गया, जो पीपल्स पार्टी की स्पेस थी वो दोबारा इन्होंने कैप्चर नहीं की। फिर यहाँ पर एक मुकाबला हो गया मुस्लिम लीग काफ का और मुस्लिम लीग नून का,
तो पीपल्स पार्टी के जो बड़े बड़े नाम थे जो 96 के इलेक्शन से पहले आपको ये घुरकी और ये जो है वो राना शौकत, बाकी ये सारे नाम जो लाहौर की सियासत के साथ जुड़े हुए नाम थे, वो सारे के सारे एतजाज आखिरी, लेकिन वो उनका इलेक्शन भी देखे ना पिछली दफा उनकी अहलिया ने, लेकिन 2008 में ठीक थी पोजीशन, 96 में भी नहीं जीता था। ये 96 में पूरे पंजाब में एक भी एमएनए की नशिस्त नहीं थी पीपल्स पार्टी। तो ये जो है ना पीपल्स पार्टी का मसला, पीपल्स पार्टी का मसला है कि पीपल्स पार्टी उस वोटर को वापस लाना चाहती है जो पीटीआई में शामिल हो गया। फुल मार्क्स बिलावल भुट्टो को गट्सी डिसीजन है लाहौर से इलेक्शन लड़ने का इन हालात में, इसमें कोई शक नहीं। क्या पीटीआई का जो वोटर है वो लेसर ऑफ द इविल समझता है पीपल्स पार्टी? नहीं आएगा वापस। मेरा ख्याल है जो वोटर अभी पीपल्स पार्टी का, देखिए कंस्टिट्यूएंसीज हैं, जिस तरह से मिसाल के तौर पर राजा परवेज अशरफ वाला हल्का है, उसके अंदर लोगों से आप जाकर पूछे, वो कहते हैं वोट राजा परवेज अशरफ की वजह से दे रहे हैं। कायरा वाले हल्के के अंदर लोग कह रहे हैं हम कायरा की वजह से पीपल्स पार्टी को वोट दें, पीपल्स पार्टी की वजह से कायरा को वोट नहीं पड़ रहा। वैसे कायरा साहब के हल्के में काफी शिकायत भी, वो फैजुल हसन शाह साहब जो उनके ऑपोजिट खड़े हुए हैं वो कह रहे हैं कि हमारा ये हर जगह फैजुल हसन शाह नहीं, फैजुल हसन शाह के भतीजे वजाहत हसनैन है, जहाँ से उन्होंने जो है वो उनको टिकट दिया है। उनकी फैमिली ने 2 नाम जो है वो दिए थे जिनमें फैजुल हसन शाह का नाम शामिल नहीं था, क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। तो वजाहत हसनैन उनके भतीजे हैं उस हल्के से, वो कायरा के मुकाबले में जो है वो इलेक्शन लड़े हैं, और वहाँ से नसीर अब्बास सिद्धू साहब जो हमारे जो है वो एयर चीफ के भाई भी हैं, वो भी इलेक्शन जो है वो वहाँ से लड़े। लेकिन सिद्ध इनका गाँव है सिद्ध। ठीक। तो ये जो आपने सवाल किया वोटर वाला, मेरा अपना ख्याल है कि पंजाब में अगर पीपल्स पार्टी को कहीं पे वोट पड़ रहा है और पड़ेगा, हल्के हैं, पॉकेट्स हैं, तो वो पीपल्स पार्टी की वजह से नहीं, वो कैंडिडेट की वजह से। ठीक है, ये जावेद साहब आपकी तरफ भी ये सवाल लेकर आएंगे फिर, क्या जहां अच्छा फैसला है बिलावल का एनए 1 to 7 से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का, क्या वहां पर ये लॉस भी दे सकता है? मेरा ख्याल है कि बिलावल साहब को मियां नवाज शरीफ के खिलाफ लड़ना चाहिए था, क्योंकि अगर फर्ज करें वो हार भी जाते तो एक ऑनरेबल हार होती कि मियां नवाज शरीफ से हारे हैं। अता तारड़ के साथ उनका इलेक्शन बनता नहीं था, क्योंकि वो पार्टी के चेयरमैन है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है, पंजाब के अंदर कम बैक कर रही है। अगर वो अता तारड़ से हार जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है बेइज्जती वाली बात है कि एक चेयरमैन है पार्टी का और उसने पंजाब में आके तवील अरसे बाद आके इलेक्शन लड़ने की कोशिश की और उसमें वो हार गए। तो उन्हें किसी छोटे वर्कर से या नहीं मुकाबला करना चाहिए था, उन्हें किसी लीडर से मुकाबला करना चाहिए था। उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर फ़र्ज़ करें आप हार भी जाते हैं तो फिर भी एक इज़्ज़त बच जाती है। अब मुझे ख़तरा है कि अता तारड़ साहब कहीं उनको हरा ना दे, और ये ज़्यादा इम्कान मौजूद है क्योंकि बड़े अरसे बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ आई है पंजाब में, और उनके रूट्स नहीं है पंजाब में, इस वक्त वोटर नहीं है, लोगों का पता नहीं है, कोई धड़ेबाजी यहाँ पे जो लाहौर के अंदर होती है उसमें वो शरीक नहीं हुए, तो एक तवील मुद्दत बाद आए और वो भी मेरा ख्याल है हल्का उन्होंने गलत चूज़ कर लिया। और खोकर साहब जो खोकर साहब वोट लेंगे उसका नुकसान फिर बिलावल साहब को भी, बिलावल साहब को डेफिनेटली होगा उसमें। अच्छा, क्योंकि ये मेरा नहीं ख्याल कि बिलावल साहब को यहाँ से सीट निकाल सकेंगे वो। अच्छा, आपको लग रहा है ये बड़ा मेरा नहीं ख्याल के लाहौर से निकालना मुश्किल है। इंटरेस्टिंगली अता तारड़ साहब भी गुजरांवाला से इलेक्शन लड़ना चाहते थे, लेकिन उनको हल्का उनका भी नहीं है। लेकिन यहाँ से एक चौधरी सरवर साहब और दूसरा पाकिस्तान अवामी तहरीक वालों ने बिलावल साहब को जो वो तसल्ली दिलवाई है या उनको आसरा दिलवाया है कि सरवर साहब के अपने वोट नहीं है उनके। वैसे हम भी कोई तज्जिया दे सकते हैं? बिल्कुल दें तज्जिया। मुझे लगता है कि कौन रोक सकता है? चौधरी साहब से पूछ लीजिए कौन आप? मुझे लगता है कि बिलावल जो है ना वो जीत जाएंगे। अच्छा, शकील अंजुम साहब हमारे साथ हैं। शकील अच्छा, साहब वजह क्या है वैसे, कैसे जीत जाएंगे? तज्जिया हमारा तज्जिया हमारी मर्जी, मेरा तज्जिया मेरी होनी चाहिए। साफी से जराए नहीं पूछ रहे। जी सर, वजह भी नहीं पूछते। शकील अंजुम साहब मुल्तान जुबान काली है, अक्सर चीजें सच हो जाती हैं, मैं ये बता दूं। शकील साहब मुल्तान में क्या माहौल है? वहाँ पर जो जहांगीर तरीन साहब का, आमिर डोगर साहब का NA 149 है, उसके बारे में क्या बात हो रही है? आप अगर ऑन ग्राउंड गए तो क्या सेंटिमेंट लगा वोटर का आपको? देखिए, तरीन साहब के लिए ये नया हल्का है। वो पहले मुल्तान से इलेक्शन नहीं लड़े, वो पहले इलेक्शन लड़ते थे लोधरा से। लोधरा में भी उनका सदीक बलोच के साथ कंपटीशन बहुत सख्त है, और यहाँ पर क्योंकि आमिर डोगर साहब हैं वो भी काफ़ी मजबूत उम्मीदवार हैं, और इस वक्त जो दोनों के दरमियान लगता है मुकाबला बड़ा सख्त है और कांटेदार मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बात वही है कि कल का दिन जो है वो बड़ा अहम होगा इलेक्शन के हवाले से। जो पोलिंग डे होता है कि इलेक्शन की मैनेजमेंट जो है वो किस तरीके से दोनों उम्मीदवार करेंगे।
आज तरीन साहब ने तो अपने जो उनकी फैक्ट्री के मजदूर बाकी लोग थे उनको जो है इंगेज किया है और उनको काफ़ी सारी चीज़ें भी दी हैं। उन्होंने वो बस्ते बना कर कि वो तमाम पोलिंग स्टेशन पर जाएं और उनके लिए वोट मांगे भी और वोट डलवाएं भी। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो पीटीआई के जो कैंडिडेट हैं आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं आमिर डोगर, उन्होंने कैंपेन भी की है, वो भी डोर टू डोर गए हैं, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने हल्के में जाकर उनकी प्रेजेंस रही है। उस अंदाज में उन्हें नहीं रोका गया जिस तरह से बाकी हलकों से हमें खबरें सुनने को मिली हैं कि उम्मीदवारों को रोका गया है। इससे लगता है कि दोनों उम्मीदवारों के दरमियान कल जो है वो मुकाबला बड़ा सख्त होगा और दोनों उम्मीदवार जो है वो नेक टू नेक हैं। लेकिन जो तरीन साहब को डिसएडवांटेज है वो PMLN की तरफ से है, क्योंकि जब तरीन साहब को टिकट्स दी गई, सीट एडजस्टमेंट की गई, तो उससे पहले यहाँ पर ऐलान किया गया था कि तारिक रशीद जो है वो PMLN के कैंडिडेट होंगे और उनके नीचे जो विंग्स थी वो मलिक अनवर एक कैंडिडेट हैं, उनको भी टिकट अनाउंस कर दिया था PMLN ने। लेकिन जब तरीन साहब को यहाँ सीट एडजस्ट किया गया तो उसके बाद मलिक अनवर से भी टिकट वापस ले लिया गया और तरीन साहब के कहने पे बाबर शाह को दिया गया। इसी तरह साबिक जो गवर्नर है रफ़ीक रेवजवाना, उनके साहबजादे भी इलेक्शन लड़ना चाहते थे। 2018 के इलेक्शन में भी वो PMLN के कैंडिडेट थे, उन्होंने भी टिकट के लिए अप्लाई किया था तो उनको भी टिकट नहीं मिला था। अगर तो PMLN के ये लोग हैं जो धड़े हैं उन्होंने सपोर्ट किया तरीन साहब को, कल के दिन वोट डलवा दिए तो फिर सूरत हाल तो शकील साहब वोटर कितना चार्ज नज़र आ रहा है? ज़ाहिर अब तो थोड़ा ही टाइम रह गया है, कितना चार्ज नज़र आ रहा है आपको वहाँ पर वोटर? अच्छा दुआ, ये जो है ना सिचुएशन, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है तो वोटर का जो मूड है वो तब्दील होता हमें दिखाई दे रहा है। आज से 2 दिन पहले जो वोटर था वो थोड़ा सहमा सहमा दिखाई देता था, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है और पोलिंग डे जैसे सुबह पोलिंग होनी है तो वोटर में जो जोश और जज्बा है, जो यंगस्टर वोट है, उसमें हमें जो है वो देखने को मिला है कि उसमें इस वक्त करंट है, वो चार्ज है और वो चाहता है कि कल जो जाकर अपना अपना वोट वो कास्ट करें। अब ये देखते हैं कि वो दोनों तरफ से हैं, PMLN के भी यंगस्टर हैं और PTI के भी हैं। अब देखते हैं कि कौन सा वोट जो है वो जाकर वोट कास्ट करता है और कल के दिन हमें ये भी देखना होगा कि आया जो PTI के कैंडिडेट्स हैं उन्हें कैंप लगाने की इजाज़त होगी क्या, जो उनके पोलिंग एजेंट हैं उनको वहाँ पर दाखिले की इजाज़त होगी या नहीं। तो इस सारी सूरत हाल का अंदाज़ा हमें कल होगा जब पोलिंग शुरू होगी। आया तो कल अगर उन्हें इजाज़त मिल गई। ठीक है जी, ठीक है, जाहिर है सारा सारे इसी पर है, इजाज़त मिल जाएगी तो पहुँच जाएंगे, नहीं तो लेने वाले को ले जाएंगे। बहुत शुक्रिया शकील अंजुम साहब आपका। बिल्कुल, अफनान साहब की तरफ चलते हैं। अफनान साहब बिल्कुल, जी सर, उनकी तरफ जाते हैं। अफनान साहब का टेक लेके फिर जा रहे हैं। अफनान साहब, आप IPP का जो केस है, हमने देखा कि PTI के केस में जो पिछली बार मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कुछ पार्लियामेंटेरियंस थे, सिर्फ उनके जाने से ही हुकूमत गिर गई। वो और बात है, खान साहब ने रिपीटेडली कहा कि सिंध हाउस में जो हो रहा है उस वजह से सब कुछ हुआ, किसी एक बंदे ने वोट नहीं डाला सिंध हाउस से जाके, अपने ही इत्तेहादियों ने बिलाखिर जो है वो गवर्नमेंट को धड़ाम से गिरा दिया। इस बार इस्तेहकाम पाकिस्तान पर जो इतनी रिलायंस है आपकी, ये प्रेशर ग्रुप बन सकती है कल को, इस बारे में सोचा है पार्टी ने कुछ? देखिए, सियासत के अंदर तो जो है वो मामलात ऊपर नीचे हो जाते हैं, बल्कि अक्सर हमारे मुल्क में तो अक्सर ही हो जाते हैं। तो हमने तमाम पॉसिबिलिटीज़ को सामने रख के ही फैसला किया, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से अगर कल हम इलेक्शन जीत गए और हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए, तो हम आवाम से तो ये उम्मीद करते हैं कि शायद हमें कि वो इतने वोट डाल दें कि हम सिंपल मेजॉरिटी ले जाएँ ताकि एक मुस्तहकम हुकूमत हो। अगर मुस्तहकम हुकूमत ना बन सकी तो खाली IPP हमारे एहतियाती नहीं होंगे, और भी बड़ी जमातें हैं उनको भी हम साथ मिलाएंगे। तो कोशिश हमारी फिर भी ये होगी कि एक मुस्तहकम हुकूमत ही हो, क्योंकि अगर एक मुस्तहकम हुकूमत ही पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकाल सकती है। हम एक फ्रेगमेंटेड पार्लियामेंट में अगर जाएंगे तो मुश्किलात से निकालना हमें मुश्किल होगा मजीद। तो फिलहाल वो जो NA 128 पे आपने उम्मीदवार सेक्रीफाइस किया वो हल्का है जहाँ से पिछले दोनों बार आप हारे हैं, तो ओन चौधरी साहब को लोग कह रहे हैं आपने ऑब्लाइज नहीं किया बल्कि फंसा दिया। देखिए, लाहौर की सीट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हार भी जाए तो वो भी मतलब कि दूसरे नंबर पे क्लोज होती ही है। तो अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो हम इंशाल्लाह वो सीट भी निकालेंगे, और हमारे लोग लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो हमें आवाम पे, अल्लाह ताला के बाद पाकिस्तान के अवाम पे पूरा भरोसा है कि वो कल बहुत बड़ी तादाद में निकलेंगे
और शेयर पे मोहर लगाएंगे। चलें, नवीद साहब को भी शामिल करते हैं। नवीद साहब, क्या लग रहा है, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवारों की बड़ी तादाद है, फिर ये भी बात हो रही है कौन बेहतर ख़रीदार होगा, कौन शॉपिंग के लिए निकलेगा, जो फिर बेहतर ख़रीदार होगा वो ज़्यादा ख़रीद लेगा। बिलावल साहब भी बड़े पुरुमीद हैं आज़ाद उम्मीदवारों को लेकर। आपको क्या लगता है क्या हैसियत होगी, ख़ासतौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार हैं? नवीद साहब। अच्छा दुआ, देखिए सबसे पहले तो देखा ये जाना चाहिए ये जो इलेक्शन हो रहा है और इस जिस तरह से हो रहा है अभी तक जो चीज़ें हुई हैं, तो क्या ये एक फ्री और फेयर इलेक्शन होगा? अभी तक हम जो देख रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया को उठा के देख लें, मैं बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहा था कि जितना भी इंटरनेशनल मीडिया है वो तो ये कह रहा है कि जी इलेक्शन तो फ्री एंड फेयर जो है वो तो हो ही नहीं सकता। जो कुछ अब तक हुआ है, इतनी बड़ी पार्टी जो कि पिछली बार उसकी गवर्नमेंट थी, 3 सूबों में गवर्नमेंट थी, AJK में गवर्नमेंट थी, JB में गवर्नमेंट थी, उसको उठा के आपने रेस से बाहर ही कर दिया, उससे निशान छीन लिया, उससे यानी वो जो कप्तान है कप्तान को छीन लिया, खिलाड़ी छीन लिए, दोस्त छीन लिए, निशान छीन लिया, बैट छीन लिया, फिर जो है वो आपने जो फील्ड थी अपने लिए हमवार कर दी। अब उसके बाद जो इलेक्शन होगा तो वो कैसे फ्री एंड फेयर होगा? उठा के देख लें, टाइम्स को उठा के देख लें, मैं अभी न्यूज़ वीक की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, न्यूयॉर्क टाइम्स को उठा के देख लें, फाइनेंशियल टाइम्स को उठा के देख लें, सारी दुनिया ये कह रही है कि ये कैसे। अच्छा मज़े की बात ये है जी कि इलेक्शन तो पाकिस्तान में अब तक जो 11 बार हो चुके हैं वो भी फ्री एंड फेयर नहीं थे। पाकिस्तान में तो कभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ नहीं। लेकिन इस बात पिछली बारियों में ये होता था कि एटलीस्ट कोशिश की जाती थी कि जी वो क्रेडिबल नज़र आए। इस दफ़ा तो कोशिश भी नहीं की जा रही कि उसको किसी तरह से वो क्रेडिबल नज़र आए, कि जिस तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है, जिस तरह से स्टेज मैनेज किया जा रहा है। और अभी जैसे शकील अंजुम साहब कह रहे थे कि जी देखा जाएगा कि कल उनके जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको बैठने भी दिया जाएगा या नहीं। तो इस तरह से अगर कोई इलेक्शन होगा तो उस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्या होगी? नवीद साहब, वैसे इतनी होपलेस तो तहरीक इंसाफ खुद भी दिखाई नहीं दे रही। वो तो खुद भी कह रहे हैं कि हो सकता है मेजॉरिटी ले लें, बॉयकॉट भी नहीं करना हमने। देखिए जिस तरह से अभी तक जो चीज़ें हुई हैं, अगर उसको देख के मेरे ख्याल में मैं तो ये कहूँगा कि PTI की रेजिलियंस को यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर ये PTI ना होती तो जैसे मुस्लिम लीग नवाज थी, आप देखें जैसे ही अटक के किले में डाला जाता है तो वो साइन करके और जो है वो एग्जाइल में चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये लेकिन ट्रेडमिल नहीं मिली थी उनको, ये फर्क भी था। वो नहीं उन्होंने मंगी नहीं। जो ताकतें हैं, जो पावर्स दैट बी इन दिस कंट्री, उनको उनके सामने खड़ा हो जाना और फिर जिस तरह से हर मरहले पे PTI के लिए रोड़े अटकाए गए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है फ्री एंड फेयर इलेक्शन की। ये मैं इधर पैनल की तरफ हम लेके जाते हैं। शकील अंजुम साहब आपका बहुत शुक्रिया। जावेद साहब आप सबसे ये सवाल है वन बाय वन, ये जो फ्री एंड फेयर की हम बात करते हैं और बार बार कहते हैं, हमारी तारीख बताती है कभी इंतखाब जो है वो साफ शफाफ हुआ ही नहीं, ये इतनी मायूसी क्यों है? हमें अपने निजाम से क्यों मायूसी? आपको भी ख्याल यही है कि फ्री एंड फ्री? सर मैं समझ क्यों होते हैं मैं भी ये समझ रहा हूँ ना, ये सेफ जवाब दिया। नहीं एक्चुअल जो पहली बात तो अगर इलेक्शन हो गया तो फ्री एंड फेयर ही है। सर अगर हो गया अभी भी नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ, जब भी पाकिस्तान में अगर ना लगाएं बड़ा खतरनाक है। जब भी पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाते हैं तो फ्री एंड फेयर ही होते हैं सारे। जी। बाकी असल में ना हम है थर्ड वर्ल्ड, जो तीसरी दुनिया ना, उसकी हर चीज़ के अंदर शकूक व शुबात होते हैं। आप कोई चीज़ भी देख लें यहाँ तो बल्कि नमाज़ पढ़ के बंदे को यकीन नहीं होता कि मेरी नमाज़ पूरी हुई है नहीं हुई। और उसकी मेन रीज़न ये होती है कि हम सबके मिजाज के अंदर एक शक होता है। तो आप किसी चीज़ में भी देख लीजिए, आप हर जगह आपको शक महसूस होगा। वो फर्स्ट वर्ल्ड है जिसके अंदर कोई शक नहीं होता, हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर होती है। पाकिस्तान में ये ट्रेजेडी है इलेक्शंस के मामले में। इलेक्शन से पहले एतराज़ होते हैं, इलेक्शन के डे पे एतराज़ होते हैं, इलेक्शन के बाद तो कोई भी पार्टी नहीं मानती उसको, सिवाय वो जो जीत गई वो पार्टी, वो ये कहती है। बल्कि 2018 के इलेक्शन तो इस लिहाज से बड़ा दिलचस्प था कि हर पार्टी ने ये कहा कि जी धांधली हुई इसमें, इवन इंक्लूडिंग इमरान खान। वो आज भी ये कहते हैं कि मेरी तो अक्सरियत थी और इसमें जानबूझ के मेरी सीटें कम की गई। तो ये इबहाम उस वक्त भी था और ये इस बार भी होगा।
लेकिन ये बात ठीक है कि जो स्टेट अफेयर्स हैं वो बड़े खुल के सामने आए इस तो बार। सब, लेकिन इसमें भी दो रस्ते हैं ना। एक आपका तहफ़्फ़ुज़ात आ गए कि आरोज़ का इलेक्शन हुआ, जरदारी साहब ने कहा, लेकिन कबूल करते हैं, साथ ये कह दिया। इसके अलावा पीटीआई कहेगी ये अगर ऐसा हुआ। इसके ऑप्शन नहीं है ना कोई, पीटीआई कबूल कर लेगी। धरनों का ऑप्शन था उनके नहीं पास। हाँ, लेकिन पीटीआई इस बार तो धरने भी नहीं दे सकेगी। अभी मेरा नहीं ख्याल कि धरने दे सकेगी। धरनों की सियासत और यानी कि नहीं। अगर वैसे फर्ज करें कि उन्हें 200 सीटें मिल जाए फिर भी वो कहेंगे कि रेगिंग हुई है। लेकिन रहमान साहब की मुस्कुराहट से लगता है आपको यकीन है फ्री एंड फेयर नहीं, मैं चौधरी साहब से एग्री करता हूँ। वो अदालती फैसलों पे नहीं, जैसा कहते हैं कि हम इस फैसले को नहीं मानते, लेकिन ना मानने चाह रहे वो कहते हैं कि एक शेर और एक गीदड़ और एक लगड़ बगड़ ने ना मिल के शिकार किया, और शिकार करने के बाद उन्हें क्या तकसीम कर लेते हैं। तो और बादशाह ने पूछा शेर ने कि किस तरह तकसीम करना चाहिए। लगड़ बगड़ ने कहा जी 3 बंदे हैं तो तीनों में तकसीम कर लें। तो शेर ने उसको थप्पड़ मारा, मर गया वो। उसके बाद उसने लूमड़ से पूछा कि हाँ भाई तू बता कि कैसे तकसीम करना चाहिए। उसने कहा तकसीम ऑलरेडी हुई आलिजा, एक तीन हिस्से करें इसके, एक सुबह आप ब्रेकफास्ट करेंगे, दूसरा लंच करेंगे आप, और तीसरा आप डिनर करेंगे। तो उससे शेर ने से पूछा कि ए अजीम लूमड़ तुम्हें ये अकल कहाँ से आई। उसने कहा लगड़ बगड़ से। फ्री एंड फेयर यहाँ भी नाज़रीन बात शेर की हो रही है। लगड़ बगड़ जो ठीक है, एक ब्रेक चलते हैं। ब्रेक के बाद डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन जारी है। पैनल हमारे साथ मौजूद है और फिलवक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा ओन अब्बास बपी साहब ने हमें ज्वाइन किया। उनकी तरफ पहले चलते हैं। ओन साहब कहा यही जा रहा है कि कोई शिकवा है ही नहीं। वो तो जब मेरे कायद लंदन से चले थे तो वो डील करके चले थे अल्लाह के फजल से। ये लड़ते होते थे मेरे साथ उन दिनों। ये लोग कहते थे नजरियाती हो गए। मैं इनसे कहा करता था कि मुझे पता अपने कायद को मैं ज्यादा अच्छी तरह जानता हूँ। आपने क्यों कहा नजरियाती हो गए? नजरिया तो कुछ भी हो सकता है। नजरिया तो ये भी हो सकता है कि आपने डील करनी है, ये भी एक नजरिया है। ठीक है, हैदराबाद नजरिया तो कुछ भी हो सकता है। मैं एक चीज इसमें ऐड कर लूं आप लोगों की बिशारत साहब की तरदीद आई वो जरा आप बयान करें। वो राजा बिशारत साहब की तरदीद आ गई है उसकी। उन्होंने कहा जी नहीं मैं उसकी वजह कि एआई भी है, अब इसलिए हम ऑथेंटिकेटेड को बात कर नहीं सकते। नहीं कर सकते। रहमान पॉइंट कंप्लीट कर लें। मैं एक चीज जो कि बात हो रही है ना फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, एक बड़ा चैलेंज जो भी हुकूमत आएगी उसके लिए ये होगा कि लेजिटिमेसी उसकी है या नहीं है, और ये इंटरनल भी होगा एक्सटर्नल भी होगा। सही। एक्सटर्नल बिल्कुल मैं चौधरी साहब से एग्री करता हूँ। इलेक्शन मानने के अलावा कोई और चारा नहीं है। अगर आप कहें कि अमेरिका मानेगा, बरतानिया मानेगा या नहीं, सऊदी अरब मानेगा या नहीं, चाइना मानेगा या नहीं, तो वो तो मसला नहीं होगा जो भी हुकूमत है। लेकिन इंटरनली ये चैलेंज जरूर होगा, क्योंकि देखिए आगे मौशी हालात बड़े मुश्किल है। कोई भी खराबी होगी तो उसका डायरेक्ट उसका जो है वो असर जो है वो उसको जोड़ा जाएगा इस हुकूमत की। लेकिन वो जिस तरह अयाज साहब ने मेरे कायद की बात की, वो तो उनका सेलिंग पॉइंट ये है कि बहुत कायद भी हुई है। उनके कायद मेरे कायद खबरदार ये मेरे उस पे जुमला हुकूक में नहीं, आपके राइट्स आपके पास हैं। इस पे बहुत से वो कह रहे हैं कि उनका सेलिंग पॉइंट ये है कि बहुत से ममालिक ने कहा है कि बात तब करेंगे जब इनके कायदे आएंगे। देखिए एक्सटर्नली क्या वो हुकूमत यहाँ पर मामलात को वो संभाल सकेंगे या नहीं, क्योंकि देखिए एक अनपॉपुलर जो होता है ना, अनपॉपुलैरिटी, मतलब वो तो ठीक है अभी इलेक्शन है, वो किसी भी हुकूमत के लिए एक जर्द सर जरूर होता है कि कोई ऐसा टिकिंग टाइम बॉम्ब है, कोई और मामला हो जाए तो जिसमें लोगों का गुस्सा कहीं स्टेबिलिटी मुश्किल होगी। हम सिंध की भी कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी के हवाले से अब यहाँ तो जिस तरह तजिया भी हमने किया कि लाहौर में उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं नून लीग से, लेकिन बताया जा रहा है कि वहाँ पे दीगर पार्टीज़ को पीपल्स पार्टी से तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि बल्दियाती इलेक्शन जो कराची में हुआ वैसा इंतखाब ना हो जाए। तो हमारे साथ जुनैद खान ज़्यादा मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ़ हैं हैदराबाद के। जुनैद, हैदराबाद के अंदर अगर बात की जाए कंपेटिटर है कोई? क्योंकि जीडीए की जो एक आर्गूमेंट होता है कि शायद कहीं ना कहीं कोई स्पेस उनको मिल जाए, आपको लगता है कि एक जरदारी सब पे भारी हो गया वहाँ भी? देखिए ये जो हैदराबाद जो अंदरूनी सिंध और लोअर बेल्ट है, ये यहाँ पर हमेशा से एक जरदारी सब पर भारी है। मैं आपको ये बताऊं कि तकरीबन यहाँ पर 20 के करीब कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं, जबकि 44 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं। बहुत ही मोहतात सर्वे जो अगर हम लगा लें तो 14 नशिस्तें ऐसी हैं जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैवी वेट मैदान में और वो जीत जाएंगे, उन्हें कोई मुकाबला नहीं करना पड़ेगा। पहला नाम जनाब आसिफ अली जरदारी का ही है, वो NA 207 से लड़ रहे। पहले वो 1,13,000 वोट के से जीते थे, लेकिन इस बार उनकी तंजीम को ये हिदायत दी गई है कि कम से कम भी आसिफ अली जरदारी साहब को 2 लाख वोटों से जितवाना है, ताकि बताया जा सके, पूरे मुल्क को मैसेज दिया जा सके। तो ये बात ये शेर मोहम्मद रिंद साहब को नहीं पता कि 2 लाख से वो जीत रहे हैं, तो वो विड्रॉ ही कर लेते पेपर अपने पे?
अब ये तो वो देखिए वहाँ पर आपको पता है ना कि नवाबशाह के अंदर दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है। नवाबशाह शहर की जो एक अपनी नशिस्त है जो PS 37 है, उसके ऊपर थोड़ा बहुत मुकाबला हो रहा है, लेकिन उसके अलावा कहीं दूर दूर तक कोई नवाबशाह के अंदर हुआ सांगड़ के अंदर बहुत अच्छा मुकाबला चल रहा है। वहाँ पर जो उम्मीदवार हैं मोहम्मद दीन जुनैद, जो वो छोड़कर आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वो सामने खड़े शाजिया मरी के, वहाँ पे एक बड़ा अच्छा मुकाबला रहा। लेकिन आप देखें टंडो मोहम्मद खान हुआ, आप आ जाएं अपने मिट्टी आ जाएं तो वहाँ पर जो एक इलाका है छाछरो, वो हमेशा से वहाँ पर PTI के जो कुरैशी साहब है उनको बहुत ज्यादा वोट पड़ा करते थे, जीतते नहीं थे। लेकिन इस बार जैन कुरैशी उनके साहबजादे वो लाड़काना से पिछले बार समरो साहब ने बड़ा वोट लिया था, 50,000 से ज्यादा वोट जो है वो तगड़ा कैंडिडेट और अभी भी वो है मेरा ख्याल JUI से। नहीं, मैं जो आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ छाछड़ों का। वहां पर जो शाह मोहम्मद कुरैशी साहब खड़े हुए थे, उनके साथ जो उनके जो मुरीद खास हुआ करते थे, इस बार वो अपने पीर साहब के खिलाफ ही खड़े हो गए हैं। GDA के इलेक्शन पे, GDA के प्लेटफॉर्म पे खड़े हो गए। कभी जीत नहीं सकेंगे, पीर के खिलाफ कभी नहीं बगावत करनी चाहिए। ठीक है। और जिसका फायदा सबसे ज्यादा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को जा रहा है उस सीट के ऊपर। वो पहले भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने सीट दी थी है, लेकिन पीर और मुरीद जब आमने सामने आ गए तो वहां पर जो है बड़ी अजीब सी सूरत हाल होगी। और जो ये ज्यादा जाहिर है पीरों के साथ ही फिर ज्यादा होंगे, मुरीदों की भी वैसे अपनी फैन फॉलोइंग होती है। मैं नवीद साहब की तरफ एक सवाल, जो जावेद साहब ये टर्न आउट की ऑन अब्बास भी बात कर रहे थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये होता भी है। तो आपके ख्याल में किसको फायदा ज्यादा हो सकता है? देखिए, अगर हम देखें जब भी कोई नई पार्टी लॉन्च होती है या उसको दोबारा इक़्तिदार में लाया जाता है तो टर्न आउट हमेशा कम होता है। 1997 में देखिए 36% टर्न आउट था और मियां नवाज शरीफ साहब के पास 2/3 मेजॉरिटी थी। आपको याद होगा 2002 में जब काफ लीग बनी तो 41% था उसमें। अगर आप इसको इसी तरह चलते जाएं तो 2013 में 55% था और 2018 में फिर 51% था। तो अब अगर मेरा ख्याल ये है कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बन रही है तो टर्न आउट कम होगा, टर्न आउट ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि अगर हम पिछले सारे इसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें तो जब इस टाइप की कोई गवर्नमेंट जिसके बारे में पता हो कि पहले से ही बन रही है तो उसमें अमूमन टर्न आउट कम होता है। जो अगर सिर्फ पाकिस्तान का जो हिस्ट्री देखी जाए मतलब 50 तक ही रहेगा मेरा ख्याल है, 50 तक मेरा ख्याल रहेगा। उससे मेरा ख्याल होने को तो कुछ भी हो सकता है ना, नहीं होने को तो ज़लज़ला है, हो सकता है हर चीज़ तो कुछ भी हो सकता है, होने को कुछ। आप हर बात में कहते हैं होने को कुछ भी, होने को कुछ भी नहीं, मतलब वो बदतरीन मिसाल पेश करते हैं मौत वाली। लेकिन मेरा ख्याल आप डरा देते हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये कि अगर पिछले ट्रेंड्स देखे जाएं तो इस ट्रेंड में भी बहुत ज्यादा होपफुल नहीं होना चाहिए कि कुछ होप्स यानी कम ही है। 50 से नीचे मेरा ख्याल है ये। ठीक है नवीद साहब, क्या लगता है ये जो सिंध की अभी बात हो रही थी, जुनैद साहब भी बात कर रहे थे कि एक कंपैरिजन होता है कि KP के अंदर जो PTI की पोजीशन थी या है वो अब सिंध में पीपल्स पार्टी की भी है, तो कोई अपोजिशन स्टैंड ही नहीं कर पाती। तीसरी गवर्नमेंट जो है वो हमने देखा है कि 15 साल की एक दौर वहाँ पर रहा है पीपल्स पार्टी का, तो क्या वजह है कि नोबडी स्टैंडिंग अप टू देम देयर? अच्छा देखिए मुज़म्मिल, एक थोड़ा सा मैं ज़रा रहमान ने जो बात की थी उससे थोड़ा सा ऐड करके फिर आपके क्वेश्चन की तरफ आऊँगा। इन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट आएगी, यानी जिस तरह से प्री पोल मैनेजमेंट, इलेक्शन मैनेजमेंट जिस तरह से हो रही है और इसी तरह से अगर इलेक्शन डे के ऊपर भी होता है, और जो PTI जो बैंक कर रही है कि उनका वोटर निकलेगा और ख़ुद निकलेगा और ख़ुद आके वोट डालेगा, बिकॉज वो उनका वोटर जो है वो बैंक कर रहे हैं इसके ऊपर कि वो यंग वोटर है, वो वोटर है जो कि 18 से लेके 35 साल के दरमियान और 35 से 45 साल के दरमियान वो तकरीबन 7 करोड़ के करीब वोटर बनता है। तो ये बैंक कर रहे हैं उसके ऊपर कि वो उनमें एक शऊर आ गया है, उनमें एक पॉलिटिकल अवेयरनेस आ गई है और वो उस तरह का जो इससे पहले इलेक्शन होते रहे हैं कि वोटर्स को लेके आया जाता था। तो अगर इसी तरह से जो प्री पोल इलेक्शन मैनेजमेंट हो रही है, अगर ये इलेक्शन डे के ऊपर भी इस तरह की मैनेजमेंट होती है और जिनके लिए ये तमाम सियासी बसात जो है बछाई गई है और उन्हीं को लाया जाता है, तो फिर भी मैं नहीं देखता कि कोई भी जमात जो है वो सिंपल मेजॉरिटी भी ले पाएगी। और अगर वो सिंपल मेजॉरिटी नहीं ले पाएगी तो फिर होगा ये कि वो एक कोalition गवर्नमेंट बनेगी और वो PDM-O2 बनेगा। अब PDM-O2 बनेगा तो उसकी क्रेडिबिलिटी तो अपनी जगह कि उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी, जिस तरह से
2018 के इलेक्शन में जो पीटीआई को जिस तरह से लाया गया था और उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं थी, और हमने 3.5 साल हमने यही देखा कि उनको सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर और इस तरह का, और वो 3.5 साल मुल्क में एक केओस रहा, पॉलिटिकल केओस रहा, और उसमें इकोनॉमी जो है वो बैठ गई। तो अब जो PDM O2 आएगी उसकी क्रेडिबिलिटी तो दूर की बात, देखिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर, ना सिर्फ ये कि वो फ्री एंड फेयर हो, बल्कि वो इट शुड आल्सो लुक फ्री एंड फेयर एंड क्रेडिबल। बिकॉज देखें ये जैसे मैंने कहा कि तकरीबन 7.5 करोड़ मतलब 2018 की तरह ना लगे 18 से अब तो जो कुछ होना था नवीसा मैनेजमेंट तो हो चुकी है ना आप जी, अब तो सिर्फ पोलिंग डे है सुबह। अच्छा दूसरा ये है कि नवीसा इसमें एक चीज और है कि वो ये है कि अगर तो मियां नवाज शरीफ साहब को सिंगल मेजॉरिटी ना हासिल हुई और वो अकेले गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में ना हुए तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, फिर वो या अपने भाई को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे या अपनी साहबजादी को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। वो फिर क्योंकि उनकी शर्त यही है कि मेरे पास अगर सिंपल मेजॉरिटी नहीं है तो फिर कोलिशन में वो कंफर्टेबल नहीं कह भी चुके हैं कि अगर सादा अक्सरियत होगी तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप इलेक्शन के डेटा को देखें, नवाज शरीफ साहब कोई सदर पाकिस्तान तो नहीं बन जाएंगे जरदारी साहब? नहीं, वो सदर पाकिस्तान उसको बनेंगे जब वो सदर पाकिस्तान भी नून लीग, वजीर आज़म पाकिस्तान भी नून लीग और वजीर ठीक है। एक ब्रेक की तरफ बुरा बहुत लगेगा वैसे अगर हो गया सही। एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है। नरेंद्र साहब बहुत शुक्रिया। मैं मेरी चले ब्रेक का वक्त हो गया है जी। नवीस साहब क्या ब्रेक के बाद वापस आके हम जो है वो पैनल से उनकी राय जानेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। एक्सप्रेस न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन जारी है, पैनल साथ मौजूद है, लेकिन इस वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा राजा बशारत साहब ने हमें ज्वाइन किया है। राजा साहब, अब से कुछ देर पहले आपकी वीडियो सरफेस करती है, मालूम यही होता है कि कोई कट्स नहीं लगे हुए, कोई डॉक्टर नहीं है, फिर आप ट्वीट करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये वीडियो बनाई गई है, तो कंफ्यूज नहीं हो गए वोटर कि अब बाइकआउट तो नहीं हो गया कहीं 11th आवर पे? नहीं, तो वोटर कति तौर पर कंफ्यूज नहीं है, इसलिए कि कल शाम तक हमने भरपूर तरीके से कैंपेन की। राजा साहब की ऑडियो प्रोडक्शन पैनल को कहेंगे कि वो लोगों के साथ राब्ता रहा, और आज ये जो वीडियो सर्कुलेट की गई है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए की गई है, और अगर आपने उस पर गौर फरमाया हो तो मुझ जैसा शख्स इमरान खान को प्रोनाउंस कर रहा है अमरान खान, तो ये वाज़े तौर पर एक फेक वीडियो थी, और ये हमारे मुखालफिन के हथकंडे हैं, और इलेक्शन इस तरह इस किस्म के हथकंडों से नहीं जीते जाते। कल सुबह मैदान लगना है, लोगों ने अपने वोट का आज़ादाना तौर पर इस्तेमाल करना है, तो आए मैदान में इलेक्शन करें। लेकिन राजा साहब वीडियो लग नहीं रही कि एडिट हुई है, जाहिर अब आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि वो एडिट हुई। नहीं, आप मेरी बात बिल्कुल ना माने। आप खुद आखिरी जो उसके तकरीबन 10 सेकंड है वो कहे, मैं एक लफ्ज जो बता रहा हूँ आपको, वहाँ पे इमरान खान जिस तरह मैं अभी प्रोनाउंस कर रहा हूँ, वहाँ अमरान खान, मैं अमरान तो नहीं कह सकता। चलें राज साहब, ये अब तो फोरेंसिक कराने का भी टाइम नहीं है ना, मसला ये है। आप ये बता दें कि जो तहफ़्फ़ुज़ात आप शो कर रहे हैं वीडियो में, वो तो वैसे भी आपके हैं कि हमें स्पेस नहीं तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पे, लेकिन इन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हमारी जमात इलेक्शन लड़ रही है। मैं जमात के नामज़द उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ रहा हूँ, और कतई तौर पर हमने ना बायकाट का कोई फैसला किया है, ना ही करना है, बल्कि हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि हमने मैदान में नहीं, लेकिन ये रिजल्ट से मशरूत है कि बॉयकॉट नहीं करना। अगर रिजल्ट ना आया फेवर में, जिस तरह बाई इलेक्शन में आप 6 जीत गए, 1 हार गए, आपने कहा 6 सही है 1 गलत है वहाँ पर। नहीं मेरे भाई, मैं बायकॉट हमेशा रिजल्ट से पहले होता है, रिजल्ट के वक्त तो बायकॉट नहीं होता। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट, नताइज ना मानना भी स्ट्रेटजी होती है ना सर। हमने इलेक्शन लड़ना है। तो आप जो आज़ाद उम्मीदवारों का एक ज़ाहिर बड़ी बात हो रही है राजा साहब कि भाई जो अच्छा ख़रीदार होगा वो ख़रीद लेगा, और आपको पता है अलीम साहब जो बड़े पुराने आपके ही ताल्लुकदार अब नहीं हैं, वो भी क्लेम करते हैं कि बड़े लोग जो हैं वो उनके साथ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहते हैं। तो आपके पास क्या स्ट्रेटजी है कि आप उनको जोड़ें? मेरे ख्याल में मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि बिकने वाले को आप रोक तो सकते नहीं, लेकिन आपके पास मिसालें मौजूद हैं, जो नहीं बिकते वो नहीं बिकते। इसलिए मैं उन लोगों में हूँ,
न कभी बिका हूं और न ही इंशाअल्लाह ताला आइंदा के लिए कभी इस किस्म का तस्वर किया जा। राजा साहब, ये बहुत से लोग ये बात भी कर रहे हैं, जावेद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने भी अभी रिसेंटली यही बात की है कि जो कुरान पे हल्फ है वो सिर्फ सलमान अकरम राजा ने नहीं और बहुत से लोगों ने लिया है। तो आपके साथ भी ये मामला हुआ है? नहीं, मेरे साथ कतई तौर पर नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि मेरे कायद को मुझ पर एतमाद है और उन्होंने ना मुझे कहा है, न मैंने कुरान पाक पे हलफ की वीडियो जारी की है। मैं आपके सामने बरमला इस बात का इजहार करता हूँ कि पिछले 9 महीने से जिन मुश्किलात से मैं गुजरा हूँ, आज तक मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे साबित कदम रखा है तो सिर्फ इस लिहाज से साबित कदम रखा है कि मैं कायद अपने के साथ सिंसियर था और इंशाअल्लाह ताला सिंसियर। चलें, ठीक है, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। राजा बशारत हमारे साथ मौजूद थे। और खालिद साहब, आप बात कर रहे थे इससे पहले, क्योंकि जो हम लाहौर की गुफ्तगू कर रहे हैं उसकी तरफ चलते हैं। ये साद रफ़ीक साहब का जो हल्का रहमान से भी पहले बात हो रही थी कि अब वो पोजीशन बड़ी चेंज हो गई है डिलिमिटेशन की वजह से, वो डिफेंस का वो हल्का जो है वो उसके खदोखाल ही बदल गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पर कोई टफ कंपटीशन होने जा रहा है? देखिए कि लाहौर के अंदर कहा जा रहा है कि कुछ हल्के ऐसे हैं जहाँ पर सख्त मुकाबला हो सकता है कल, और इसकी एक वजह ये भी नज़र आती है कि आपने देखा होगा कि नून लीग की क़यादत ने जितनी भी इंतखाबी मुहिम चलाई उसमें हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब का फोकस भी लाहौर में जलसों पर रहा, शहबाज शरीफ साहब का भी लाहौर के अंदर बड़े उन्होंने जलसे किए, मरीम नवाज साहिबा ने भी लाहौर के अंदर बड़े जलसे किए। सारी क़यादत का एक लाहौर जब जो कि नून लीग का सियासी गढ़ है, नून लीग का सियासी किला है। हमजा साहब को आप भी माइनस कर गए, पार्टी भी माइनस कर गई, ये क्या वजह है? मैं माइनस नहीं कर सकता उनको, उन्होंने भी जलसे किए, लेकिन आप कह सकते हैं कि मरीम नवाज साहब और बाकी लीडरशिप ने लाहौर से बाहर भी किए। लेकिन इस दफ़ा आपने गौर किया होगा कि ज़्यादा जोर लाहौर पर क्यों है? हो सकता है कि उन्हें किसी जगह से कहा गया हो कि ये आपका जो लाहौर का सियासी किला है नून लीग का, यहाँ कुछ गाफ पड़ सकता है, इसलिए यहाँ फोकस करें। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि 3-4 हलकों में जो है वो टफ मुकाबला इस सूरत में भी हो सकता है। और यास्मीन राशिद साहिबा जो जेल में है, सिंपैथी वोट, कोई हमदर्दी का वोट मिल जाएगा उनको? देखिए, हमदर्दी का वोट तो यास्मीन राशिद को ज़रूर मिलेगा, लेकिन मसला वही है। और जो PTI के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो पोलिंग डे पर उनकी जो मैनेजमेंट है उसका होगा। आया उनके हर पोलिंग स्टेशन उनके पोलिंग एजेंट होंगे, और क्या या कि दूसरी पार्टियों के पोलिंग एजेंट्स पर उनका इन्हिसार होगा? तो मैं समझता हूं कि जो पार्टी इलेक्शन डे पर बेहतर मैनेजमेंट करेगी वो बेहतर रिजल्ट जो है वो हासिल कर सकेगी। और 2 पार्टियां खास तौर पर पीपल्स पार्टी और नून लीग, इनका इस हवाले से पोलिंग डे मैनेजमेंट का एक बड़ा वसी इनका बड़ा तजर्बा है, और यकीनन इसका फायदा वो उठा सकते हैं। ये तजर्बा काम आने वाला है इन 2 जमातों को, और खास तौर पर यास्मीन राशिद वर्सेस मियां नवाज शरीफ साहब। अब सर्वे बड़े आए हैं, जिक्र नहीं कर सकते, लेकिन कर सकते हैं। मेरे ख्याल है हर किसी का अपना अपना टफ लग रहा है आपको? नवाज शरीफ साहब हारते हुए लग रहे हैं, जीतते नहीं? मैं देखिए, जो सेंट्रल पंजाब है ना, ये 4 डिवीजन, पिंडी, लाहौर, गुजरांवाला और फैसलाबाद, ये वो डिवीजन है जहां पर तहरीक इंसाफ के पास फाइटिंग चांस है। यहाँ पर तहरीक इंसाफ फाइट कर सकती है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ इलेक्शन डे मैनेजमेंट के लिए जो उनको करना है, और जो हमारी यहाँ पर बात हो रही थी उसकी वजह से उसकी लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये वो 4 डिवीजन्स हैं जहाँ पर तहरीक इंसाफ के पास चांस है, उसके पास स्कोप है, और यहाँ पर तहरीक इंसाफ बाकायदा तौर पर फाइट में है PMLN के साथ। अब लाहौर की जो बात है ना, लाहौर की जो आप बात कर रहे थे, ख्वाजा साद रफीक का जो हल्का है उसका डायनेमिक्स काफ़ी चेंज हो गए। डिलिमिटेशन जो हुई है 2023 की मरदमशुमारी की बुनियाद पर, उससे बड़ा फ़र्क पड़ा उस हल्के को। लेकिन मुज़म्मिल, इसमें और दुआ एक चीज़ आप देखें, जो 2018 का इलेक्शन था ना, उसके अंदर जो बेसिक हल्के का जो वोट था वो 7,56,000 के आसपास था। ये एक बेसिक वोट होता है जिसकी बुनियाद पर डिलिमिटेशन जो है वो होती है। अभी वो वोट बढ़कर 9,70,000 के आसपास जो है वो आ गया। तो हर कंस्टिट्यूएंसी के अंदर वोट जो है वो बढ़ गया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि उन्होंने पोलिंग स्टेशन जो है वो कम बनाए हैं, लेकिन अब ये भी ओवरऑल सीट्स कम हुई हैं, बस ओवरऑल सीट्स भी जो है वो कम हो गई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो अब वोटर हर हल्के के अंदर जो है वो वोटर जो है वो ज्यादा है। तो ये जो चीज है इलेक्शन के ऊपर, मेरा ख्याल है वोटिंग टर्नआउट जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा अगर कम रहता है। आप सिर्फ एक फैक्ट याद रखें, 2018 का जो इलेक्शन था ना, उसके अंदर
81 सीट्स ऐसी थी जहां पर हारने और जीतने वाले का जो फर्क था वो 5% से कम था। ये कसूर वाले हल्के के अंदर वो राना हयात जो था वो 384 वोटों से हारे थे। वो 5 साल गिनती नहीं उनकी हो सकी। तो जब ये वोटिंग टर्नआउट कम होगा ना तो आप विनिंग मार्जिन आप देखेंगे कि आप ये कम हो जाएंगे। तो अगर 81 कंस्टिट्यूएंसीज ऐसी जहां पर 5% से भी कम वोट था तो इस मरतबा इन और स्पेशली ये सेंट्रल पंजाब के अंदर ये जो मैंने 4 डिवीजन की बात की यहाँ पर बहुत साउथ पंजाब से उम्मीद नहीं है। साउथ पंजाब में इलेक्शन डे मैनेजमेंट काउंट करती है जो पीटीआई को एक सीरियस हैंडीकैप है इस इलेक्शन। सही। अयाज साहब, आप ये लतीफ़ खोसा साहब का जो स्पेसिफिक केस है, पीपल्स पार्टी छोड़ के आना और उसके बाद में लॉयलिस्ट बनना, खान साहब का केसेस कंटेस्ट करना और रैलियां भी निकालना, तो आपको लगता है कि अपील कर जाएगा वोटर को कहीं ना कहीं? और दूसरी चीज़ वो जो बात कर रहे हैं खालिद साहब भी कि वोटर तो निकल आएगा, पोलिंग का अमला नहीं निकलेगा बाहर, ये एक बड़ा इशू है आपको लगता है? नहीं, पोलिंग एजेंट्स तो बज़ाहिर लग रहा है कि नहीं बैठने दिए जाएंगे, स्पेशली ऐसे हलकों में जहाँ पे ये नून लीग। इससे हटके जो ये साद रफीक वाले हल्के की बात कर रहे हैं ना, वो देखें ना उनकी बेस उस हल्के की थी डिफेंस। तो डीएचए को बेसिकली 3 हिस्सों में बांट दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने बड़े अच्छी कारकर्दगी रही, मैं बड़ा खुश हूँ। सर आपके वोट का भी मसला, मैं और मेरी बेगम एक जगह वोट डालते रहे। पिछले दफा वैसे बड़ा साद रफीक ने बड़ा मुकाबला किया था, बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट था, जगह हो गया। और ये जो दौड़े नजर आ रही है ना मेरे कायद की पार्टी की और वो सारी फैमिली की, लाहौर की जो मोहब्बत होती है ना किसी पार्टी से, लीडर से, वो बस 20-22 साल की होती है। वो मोहब्बत खत्म हो चुकी थी, सच्ची बात है। अच्छा, अगर पीटीआई मैदान में उस तरह से होती तो मैं देखता ये कितनी सीटें जीतते। ये बिल्कुल इनकी हालत वो नहीं थी जो पीपल्स पार्टी वाली हुई थी। अच्छा, ये हालात थे लाहौर के, मतलब लेकिन अब जाहिर है बड़ी अच्छी कैंपेन, मतलब पीटीआई ने कैंपेन अच्छी नहीं है, मैनेजमेंट बहुत अच्छी। पीटीआई ने बुज़दार साहब को मुसल्लत किया, उसके बावजूद भी उनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है। नहीं, उस वक्त नहीं थी। नहीं, आपकी बात कर रहा हूँ। जब देखें आपने, जब वो तो कहते हैं ना मुझे क्यों निकाला, जी, वो जब उसको आपने निकाला 3.5 साल बाद, उसके बाद डायनामिक्स चेंज हो गए। वो जो लोग बाकायदा वो गालियां देते थे, महंगाई से परेशान थे, वो उनका हीरो बन गया ओवरनाइट। अच्छा, मैं एक चीज इसमें, हम ना इलेक्शन की जब बात करते हैं ना, हम लाहौर को कंपेयर करते हैं जैसे लाहौर लाड़काना है और उधर मुस्लिम लीग नून के अलावा कोई जीत नहीं सकता। ऐसा है नहीं है, लाहौर में हर पार्टी जीती रही है। मुस्लिम लीग काफ यहाँ से सीटें जीती रही है, पीपल्स पार्टी यहाँ से जीत रही है, पीटीआई ने यहाँ से जीती, वही पड़ेगा। जो लाहौर का लाड़काने वाला हिसाब नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी है जिसने 2018 में नुकसान 22 लाख वोट लिए, कितना काम आएगा। खासतौर पर जावेद साहब, खैबर पख्तूनख्वा में क्या आपको लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक तरह से गढ़, जिस तरह हम सिंध की बात करते हैं तो खैबर पख्तून, अब वो परवेज खटक फैक्टर भी है, तो वहाँ किस तरह आप देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा से सीटें अच्छी निकाल जाएगी और बल्कि ज़्यादातर अंदेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी यही है कि वहाँ पे इमरान खान साहब की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बन जाएगी। उसके चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि वहाँ पे डेंट नहीं डाल सकी, ना एस्टेब्लिशमेंट डाल सकी, ना कोई दूसरी सियासी जमातें डाल सकी, तो वहाँ पे वोट जो है उनका इंटैक्ट है। और जितने लोगों ने पार्टीज़ बदली हैं उनमें से देखिए सबसे कम जो तादाद है वो खैबर पख्तूनख्वा की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लोग आज भी वहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो चांस ये है कि वहाँ से शायद ये गवर्नमेंट निकाल लें। और अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना आया, ये भी वजह है, अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया तो फिर तो आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो परवेज़ खटक साहब के पास चले जाएंगे, क्योंकि परवेज़ खटक साहब ने बड़ी कुर्बानी दी है इमरान खान साहब को छोड़ के, और उसके बाद जो आपके सामने वो। और सेकेंडली जो एक बरेलवी वोट है ना पाकिस्तान के अंदर, उसका वो हमेशा जब इमरान खान साहब के को लाया जा रहा था 2018 में, तो मियां नवाज शरीफ का बरेलवी वोट भी तोड़ा गया था, क्योंकि मियां नवाज शरीफ बरेलवी समझे जाते हैं कि बरेलवी हैं, तो इनके साथ सिंपैथी है बरेलवीज़ की, और बरेलवी जो पंजाब में बहुत ज़्यादा है। उस वक्त उनको तोड़ के इमरान खान साहब के साथ लाया गया था और बाकायदा उनकी अपनी पार्टीज़ भी बना दी गई थी। अब वो है फैक्टर, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो फैक्टर इतना बड़ा फैक्टर नहीं है कि वो कोई बहुत ज़्यादा लेकिन सर इसमें क्योंकि स्टेट उनको अलाउ नहीं कर रही, और फैटफ की वजह से उनको अलाउ नहीं कर रही। आप सही साहब की पार्टी भी आपको पता हो वो भी इलेक्शन लड़ रही है, उनका बेटा भी इलेक्शन लड़ रहा है आप साहब का, लेकिन वो डेंट इस तरह नहीं डाल सकेंगे क्योंकि उसकी वजह यह है कि उनको वो पजीराई हासिल नहीं है जो स्टेट की। लेकिन जो साहब लास्ट टाइम भी वो पार्टी स्पॉइलर बने थे, खुद तो कुछ नहीं इतना गेन किया होगा शायद, लेकिन तकरीबन अंदाजे के मुताबिक 24 सीटें मुतासिर नून लीग के खिलाफ, नून लीग की। तो इस बार मेरा नहीं ख्याल कि नून लीग के खिलाफ किसी को स्पॉइलर बनने भी है। इमरान खान के खिलाफ तो स्पॉइलर बन सकते हैं, लेकिन नून लीग के खिलाफ कुछ स्पॉइलर नहीं बन सकते। दो पार्टीज हैं वैसे, एक तो बिलावल भुट्टो जो है ना एक नए लीडर के तौर पर मर्ज हो रहे हैं, और ये अच्छी बात है, और जिस तरह उन्होंने मेहनत की है
और सिंध के अंदर भी मेहनत की, और उनके डिफरेंसेस भी बहुत ज़्यादा हैं अपने वालिद साहब के साथ, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि हम बेनज़ीर भुट्टो वाली पॉलिटिक्स करें, लेकिन ज़रदारी साहब जो है ना वो नहीं चाहते। वो समझते हैं कि उसके आखिर में फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा है। मतलब आप समझते हैं गुड कॉप बैड कॉप वाली एक्सप्लेनेशन गलत है? नहीं, वो उनके दरमियान डिफरेंसेस है, बिल्कुल गलत है। उन दोनों के दरमियान डिफरेंसेस है, क्योंकि जो आप देखिएगा जो तकरीरें बिलावल भुट्टो साहब कर रहे हैं उसमें बाज़ औक़ात आपको बेनज़ीर भुट्टो की झलक नज़र आती है, और बाज़ औक़ात आपको जुल्फ़िकार अली भुट्टो की झलक नज़र आती है, उसमें ज़रदारी साहब की झलक बड़ी कम नज़र आती है। ज़रदारी साहब जो हैं वो चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर चला जाए और दूसरी पार्टीज़ के साथ भी मिलकर चला जाए, कभी ना कभी हमारा दोबारा वापसी हो जाएगी। हमें ये स्टांस नहीं लेना चाहिए जो बिलावल भुट्टो साहब का। तो बिलावल भुट्टो जो है वो एज ए लीडर एमर्ज कर रहे हैं, और अगर वो सीट निकाल लेते हैं लाहौर से तो वो लाहौर की सीट रिटेन करेंगे, याद रखिए, लाहौर की रिटेन करेंगे, और वो सिंध की सीट छोड़ देंगे, सिंध की सीट छोड़ देंगे। उनका ये इरादा है कि वो यहाँ से एमएलए से तो कंटेस्ट ही नहीं कर रहे। मुज़म्मिल, एक जो पीटीआई वाली बात हुई ना, देखिए पीटीआई को एक चैलेंज है खैबर पख्तूनख्वा में, वो ये कि उनके बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि यहाँ से जो चॉइस साहब ने बात की कि वो सीटें निकालेंगे, इस वजह से उनके जो आपस के इख्तलाफात है ना वो बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर उनके अपने ही जो कैंडिडेट्स हैं वो खड़े हैं। ये अली मोहम्मद खान का जो मुकाबला है मर्दान वाला, उसमें पीटीआई से ही ताल्लुक़ रखने वाले थे वो कलीमुल्लाह तोरो, वो पीटीआई में थे पहले, लेकिन अब वो टिकट पर जेयूआईफे से जो है वो इलेक्शन जो है वो लड़े। फिर जो आतिफ खान के मामलात हैं वो उनको लेकर भी जो है वो काफ़ी उनके इख्तलाफात हैं। परवेज़ खटक के जो है वो मुकाबले में वो एक उम्मीदवार हैं, उनको आखिर तक नहीं पता था कि क्या वो कैंडिडेट हैं या नहीं है। शाह अहद अब वो कैंडिडेट हैं। परवेज़ खटक का बड़ा होल्ड था, परवेज़ खटक के साथ सारी पीटीआई जुड़ी हुई थी, फिर परवेज़ खटक गए तो वो अभी ना वहाँ पर तहरीक इंसाफ अभी तक उससे जो है वो बाहर निकलने में उनको बड़ा मुश्किल तासुर ये है कि लीगल टीम के जो आपस में तजाद है उसकी वजह से केसेस हार गए और अब इसकी वजह से इलेक्शन हार जाएंगे। देखिए नहीं, इलेक्शन पर असरअंदाज जरूर हो सकता है। देखिए उन वहाँ पर लोगों को लग रहा है वो वहाँ का जो पीटीआई का टिकट है या पीटीआई के जो एंडोर्समेंट है वो विनिंग एंडोर्समेंट समझी जा रही है, इसलिए हर बंदा उसके लिए उतनी ज़्यादा कोशिश कर रहा है। तो उनके जो अपने अंदर के ग्रुप हैं, जो आतिफ खान है वो एक साइड पर खड़े हैं क्योंकि वो सारे वजारत आला के कैंडिडेट हैं। तो वो जो वजारत आला है वो अब अगर वहां पर आप पीटीआई से इलेक्शन लड़े तो वो आपको जो है वो नजर आ रहा है इंतहाई आला है। चले इसी आला पे हम एक ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन क्विकली ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे यहीं से कंटिन्यू। आम इंतखाबात की बात करते हैं तो आम इंतखाबात की गहमा गहमी का फाइनल राउंड है। बड़े बड़े सियासी पहलवान इंतखाबी दंगल में अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं और बड़े हलकों पर सबकी ही नजरें हैं। और अगर बात की जाए पंजाब की तो पंजाब इस वक्त तवज्जो का मरकज है। नून लीगी बड़ों के अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस बार लाहौर से मैदान में उतरे हुए हैं। तमाम सियासतदानों की जानिब से बड़े बड़े दावे और वादे किए गए हैं और इससे पहले इंतखाबी मुहिम भरपूर तरीके से चलाई गई है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं NA 130 की, जिसमें सबसे बड़ा मार्का होने जा रहा है, जहां नवाज शरीफ का मुकाबला आजाद उम्मीदवार यास्मीन राशिद से होगा। ये बड़ा मार्का समझा जा रहा है, जहां नवाज शरीफ की जानिब से भी भरपूर दावे और वादे किए गए हैं। इंतखाबी मुहिम चलाई गई है और वोटर्स को अपनी जानिब माइल करने के लिए बहुत से ऐसे वादे किए हैं जिनके ख्वाब दिखाए गए हैं कि पूरे किए जाएंगे। और अब बात कर लेते हैं NA 127 की, जहां बिलावल भुट्टो और नून लीग की जानिब से अता तारड़ में मैच पड़ेगा। यह भी बहुत अहम और बड़ा मार्का समझा जा रहा है क्योंकि एक तरफ पीपल्स पार्टी है और दूसरी तरफ नून लीगी उम्मीदवार है। दोनों की जानिब से बहुत वादे किए गए, भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाएगी और ये कहा गया है अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को कि बेरोजगारी खत्म की जाएगी, महंगाई को खत्म किया जाएगा। बहुत दावे सामने आए। इसी तरह आगे बढ़ते हुए बात करते हैं NA 132 की, जहां पर शहबाज शरीफ और आजाद उम्मीदवार इब्तिसाम ज़कीर में कड़ा मुकाबला होगा। NA 119 में मरियम नवाज का मुकाबला आजाद उम्मीदवार शहजाद फारूक से होगा। नून लीग ने भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई, मुल्क भर के अंदर जलसे जुलूस और रैलियां की गई, उम्मीदवारों की जानिब से भरपूर वादे किए गए। और अब बात करते हैं NA 128 की, जहां ऑन चौधरी का मुकाबला सलमान अकरम राजा से होगा।
ओन चौधरी का मुकाबला है NA 128 में सलमान अकरम राजा से। ये भी एक बड़ा अहम हल्का समझा जा रहा है जहां पर वोटर्स की जानिब से ये ख्वाब दिखाए गए, उनको ये कहा गया कि उनकी तमाम तर उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे और हमेशा की तरह दफा भी वोटर्स ने उम्मीदें इन तमाम उम्मीदवारों से बांट ली हैं। रुख करते हैं NA 122 का जहां पर ख्वाजा साद रफीक और आजाद उम्मीदवार लतीफ खोसा में कड़ा मुकाबला होगा। NA 122 जहां पर ख्वाजा साद रफीक और आजाद उम्मीदवार लतीफ खोसा है जो कि मध्य मुकाबले हैं, आमने सामने है, जिनमें भी बड़ा जोड़ पड़ेगा और यहां पर भी एक अहम और मजबूत हल्का समझा जा रहा है। रुख करते हैं NA 118 का जहां हमजा शहबाज और आजाद उम्मीदवार हैं आलिया हमजा जो कि आमने सामने होंगी। नून लीग के हवाले से मैंने आपको पहले भी बताया कि इंतखाबी मुहिम भरपूर तरीके से चलाई गई है, पूरे तरीके से जोर लगाया गया है कि वोटर्स को अपनी जानिब बाइल किया जाए और उन्हें उम्मीदें दिलाई गई हैं कि उनकी तमाम तर उम्मीदें इस दफ़ा पूरी की जाएंगी। तो इस तरह NA 118 में हमजा शहबाज और आजाद उम्मीदवार आलिया हमजा आमने सामने हैं। और अब बात कर लेते हैं NA 100 की जहां पर राना सनाउल्लाह और निसार अहमद में ये बड़ा मैच पड़ने वाला है। राना सनाउल्लाह जो कि नून लीग की जानिब से उम्मीदवार है और निसार अहमद में भी बड़ा मैच पड़ने जा रहा है। ये है हल्का NA 100 जिसमें ये दोनों उम्मीदवार आमने सामने होंगे और ये दो उम्मीदवार हैं राना सनाउल्लाह और निसार अहमद जिनमें बड़ा मैच पड़ेगा। इसी तरह बात करते हैं NA 151 की जहां पर मेहरबानो और अली मूसा गैलानी में जोर का जोड़ पड़ने वाला है। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि एक ही घर से और एक ही खानदान से बहन भाई माँ बाप जो कि और बेटियां जो कि इस इंतखाबी मैदान में उतर रही हैं। वहीं पर हल्का है NA 151 जिसमें मेहरबानो और अली मूसा गैलानी में जोर का जोड़ पड़ने वाला है। देखना यह है कि कौन सा उम्मीदवार मैदान में उतरते हुए कामयाब होता है और कौन सा नाउम्मीद होता है। लेकिन यह हल्का है NA 151 जहां पर मेहरबानो और अली मूसा गैलानी है जिनमें जोर का जोड़ पड़ेगा। दोनों ही बड़े और अहम उम्मीदवार हैं। कराची में NA 242 में मुस्तफ़ा कमाल और कादिल मंदोखेल की अगर हम बात करें तो वहीं पर भी बड़ा जोड़ पड़ने वाला है। NA 241 जिसमें कराची में फारूक सत्तार और खुर्रम शेर जमान में भी अहम मुकाबला होने जा रहा है। कराची जिसे रोशनियों का शहर कहा जाता है और बार बार दावे किए गए हैं कि इसकी रोशनियों को इसी तरह बहाल रखा जाएगा और वहां मौजूद तमाम वोटर्स की उम्मीदें पूरी की जाएंगी। तो ये देखना है कि इन दोनों उम्मीदवारों में से कौन से उम्मीदवार हैं जो कि अपने वोटर्स की उम्मीदों पर पूरा उतरते हैं। कराची का ही हल्का है NA 246 जहां पर अमीनुल हक और हाफिज नईमुर रहमान में मुकाबला है। हाफिज नईमुर रहमान की जानिब से बार बार अपनी तकरीरों और रैलियों में ये कहा गया है कि वो मुल्क को बेहतरी की जानिब लेकर जाएंगे। उनकी जानिब से कहा गया कि निज़ाम को दुरुस्त किया जाएगा, बेरोजगारी खत्म की जाएगी, बेहतरी की जानिब मुल्क को गामजन किया जाएगा। और अब बात कर लेते हैं NA 185 की। ये भी एक बड़ा और अहम हल्का समझा जाता है जहां पर जरदाज गुल और दोस्त मोहम्मद खोसा में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। जरदाज गुल और दोस्त मोहम्मद खोसा में कांटे का मुकाबला होगा और ये हल्का है NA 185 जहां पर जरदाज गुल और दोस्त मोहम्मद खोसा कांटे का मुकाबला होगा। एक बड़ा मुकाबला देखने में आ रहा है जहां पर ये दोनों उम्मीदवार मध्य मुकाबिल हैं और दोनों उम्मीदवारों की जानिब से बहुत बड़े बड़े दावे किए गए हैं और ये कहा गया है कि तमाम तर वादे पूरे भी होंगे। दूसरी जानिब एक और हल्के की बात करते हैं तो हल्का है NA 54 रावलपिंडी जहां पर गुलाम सरवर खान और चौधरी निसार में भी अहम और बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। रावलपिंडी का यह हल्का है NA 54 जहां पर गुलाम सरवर खान और चौधरी निसार में ये अहम और बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। यहाँ पर भी कल इंतखाबी मैदान सजेगा और वोटर्स बाहर निकले के अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। और अब रुख करते हैं अमीर हैदर होती और मोहम्मद आतिफ मर्दान NA 22 में आमने सामने होंगे। NA 22 ये हल्का है जहाँ पर
अमीर हैदर होती और मोहम्मद आतिफ मर्दान में आमने सामने होंगे। यहाँ पर भी यही सूरत हाल है, यहाँ पर भी इसी तरह इंतखाबी मैदान सजेगा और वोटर्स अपना हक राय इस्तेमाल करेंगे। 12 करोड़ 85 लाख वोटर हैं जो कि मुल्क भर में अपना हक राय इस्तेमाल करेंगे और वोट देना कौमी फरीसा है जिसे आपने अदा करना है और कल अपने घरों से जरूर निकलना है अपना ये कौमी फरीसा अदा करने के लिए। यहां वक्त हुआ है ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन, एक्सप्रेस न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन जारी है। पैनल हमारे साथ मौजूद है और वक्त बहुत कम है, मुकाबला सख्त है, तो अब पावर प्ले खेल लेते हैं। तो खालिद साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। अगर नंबर्स की बात करें, अब चूँकि कल से पोलिंग का आगाज़ हो जाएगा तो फिर हमारे पास ये आखिरी सेगमेंट है। नंबर बता दें ज़रा, PMLN को, पीपल्स पार्टी को और आज़ाद उम्मीदवार को कैटेगराइज कर दें। क्या लगता है कितना नंबर अचीव कर सकते हैं? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि आज़ाद उम्मीदवार जो है वो भी एक बड़ी पार्टी बन सकती है के तौर पर सामने आ सकते हैं। और इसके साथ नून लीग जो है वो मुझे 100 नशिस्तें क्रॉस करती हुई नज़र नहीं आ रही। और आप कह सकते हैं कि 80+ कह सकते हैं। और इसी तरह पीपल्स पार्टी जो है वो 50 से 60 तक जो है वो आप जमातों की नशिस्तें जो है वो कह सकते हैं। ये हमारे तो अंदाजे लिख रही हैं, कल सवाल करेंगे आपसे। हम तो अंदाजे की बात ही कर सकते हैं जो सूरत हाल है। ठीक है, तो इसमें देखिए कि एक पार्टी देना पड़ना एक पार्टी नहीं, कोई मसला नहीं, हम हक़ाइक़ के करीब करीब ही बात कर रहे हैं। मतलब समझ ये आई कि आप इंडिपेंडेंट को सबसे बड़ी पार्टी पहले आपने कहा, फिर आपने मैंने कहा था बड़ी पार्टी से मुराद ये है कि इन दो बड़ी पार्टी की तरह एक तीसरी बड़ी पार्टी जो है वो आज़ाद भी जो है वो जीत सकते हैं, वो भी काफ़ी जीतेंगे। लेकिन हुकूमत जो है वो मखलूत ही नज़र आ रही है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। जी यार साहब, ओवर टू यू। पक्की गल है जी सर, ऐलानकारी दें सर, आप कर दूं विक्ट्री स्पीच। 70 to 80 PMLN 70 to 80 70 से 80 के दरमियान PMLN मुझे नजर आ रही है। ठीक। और पीपल्स पार्टी मुझे क्लोज ही नजर आ रही है, तो 60+ जो मुझे नजर आ रहा है। अच्छा। और उसके बाद आज़ाद तो कल वो डिसाइड करेगा। आपने आज़ाद की तो गुंजाइश नहीं छोड़ी। नहीं, आज़ाद तो डिसाइड करेगा जब कल टर्न आउट के बाद। पीपल्स पार्टी को जो आप इतना क्लोज लाए हैं, मुझे क्लोज पंजाब का नंबर दे दें फिर पीपल्स पार्टी। मुझे ऐसे लग रहा है कि पीपल्स पार्टी साउथ पंजाब से, और ये जो 2 सीटें इन्होंने कहीं 3 हैं, भेरा गुजर खान मुझे जीती हुई लग रही है। और अगर मेरा दोस्त बिलावल जरदारी NA 127 तो ना जितया, तेरा फटपाया जाना सोने। अच्छा, मैं वैसे प्रेडिक्शंस के बड़ा मैं अब करनी पड़ेगी। मैं इसको नहीं, मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा नामुनासिब होता है। अगर मैं प्रेडिक्शन सही कर पाता तो मैं ये ना काम कर रहा था, फिर मैं कोई और काम कर रहा हूँ। प्रेडिक्शन सही कब होती है, अंदाजा है ना, और ये काम ठीक कर रहे हैं, फिर ये काम ठीक कर रहे हैं और अपने दावा उनका ये कि ये जो काम करे वो ठीक है। सो मेरा अपना ख्याल है कि लेट्स जस्ट लीव इट देयर। कल देखें क्या रफ एस्टिमेट रफ एस्टिमेट ये है कि अगर PMLN का जो टारगेट्स हैं, मैं आपको बता दूं, PMLN का टारगेट ये है कि उन्होंने 100 अचीव करना है। बट आई थिंक कमोबेश इसमें जो है वो कोई थोड़ा ऊपर नीचे होगा। बाकी पार्टियां अपना अपना जोर लगा रही है, पीपल्स पार्टी भी यही है, जितना मैक्सिमम वो समेट सकें वो समेटेंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए की बैटल जो है वो पंजाब है। ये 3-4 हल्के जिनका जिक्र किया, भेरा वाला हल्का है नदीम अफजल चंद का, गुजर खान वाला राजा परवेज अशरफ का, लाला मूसा वाला कायरा साहब का, और ये जो है वो बिलावल भुट्टो के 127 लाला मूसा तो चोई साहब दा भी हल्का ना। जी चोई साहब तो ये बता सकते हैं। तो मेरा ख्याल है मेन जो कॉन्टेस्ट है वो इस वक्त जो है वो PMLN और पीपल्स पार्टी का है कि मैक्सिमम वो क्या PTI ये है कि जो आगे सो आगे। अच्छा, मतलब पंजाब में पीपल्स पार्टी 10+? नहीं, मेरा नहीं, आप 10 नहीं, इतना नहीं आपके मुताबिक तो मेरा ख्याल है ये 5 सीटों तक जाएगी मैक्सिमम। KP में भी चांस है, बलोचिस्तान में भी जहन में रखेगा, और सिंध से तो मैक्सिमम लेनी है। कराची में भी उनकी 6 नशिस्तें तो पिछली 2018 में थी, अब उनकी बढ़ सकती है, हो सकता है। देखिए जी, मेरा नहीं ख्याल के कुछ सीटों का कोई फैसला करना चाहिए इस वक्त। सीटों का फैसला तो कल होगा, लेकिन एक चीज़ तय है कि गवर्नमेंट तो नून लीग बना रही है। सीटें आप कम कर लें या सीटें आप ज़्यादा कर लें, सीटें कम कर लें या सीटें ज़्यादा कर लें, गवर्नमेंट जो है ना मेरा ख्याल है वो नून लीग की बनेगी।
और मैं वैसे इत्तेफाक करता हूँ 75 तक जो है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीटें होंगी, 75 80 को नहीं क्रॉस कर वो कह रहे हैं 80 को नहीं क्रॉस कर ये जवेद चौधरी थे याज खान इकट्ठे हो गए, मेरा ये वन पेज कैसे बन गया, क़यामत उड़ाई। नहीं, जो 4 घंटे बैठे हैं जो हकीकत है वो यही है। और लेकिन जो भी है आज़ाद उम्मीदवार जो है ना वो फैसला करेंगे इस गवर्नमेंट का, वो सूबों की गवर्नमेंट्स हों या वो वफाकी गवर्नमेंट हो। और एक आज़ाद उम्मीदवार जो बहुत बड़ी पार्टी होंगे इस वक्त, इसमें कोई शक नहीं है। और वो आज़ाद सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद नहीं है, बाकी आज़ाद भी बहुत सारे, और वो मिला के एक बार ये, और यही वो पार्टी होगी। अगर ये आज़ाद की एक अलग पार्टी बन गई तो यही एक फ्यूचर की पार्टी होगी। फिर ये बाकी सारी सियासी जमातें जो है अगले 5 साल में ख़त्म हो जाएंगी, बड़ी थोड़ी रह जाएंगी, और वो जो एक नई पार्टी मर्ज करेगी वो पार्टी पर कल दो जगहों दो औकात होंगे जहां पर आपको पता चलेगा टाइमिंग का। एक सुबह का टाइम कि वहां पर वोटर्स का जोशो खरोश रश क्या होता है, और दूसरा जो 3 बजे से 5 बजे वाला टाइम, ये आपको बता देगा। लेकिन ये इलेक्शन हम तो कल इधर बैठे हुए हैं, लेकिन पिछले इलेक्शन में रात 12 बजे के बाद वाला टाइम ज्यादा फैसला कुन साबित हुआ। किस लिहाज से ये इलेक्शन क्रूशल बहुत तो हुआ ही करता है, और वो बहुत ज़्यादा क्रूशल इस लिहाज से है कि पाकिस्तान की इकॉनमी और जो सिस्टम है वो इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है कि अगर ये इलेक्शन फेल हो गए तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि अगले इलेक्शन की पारी आएगी। फिर डेफिनेटली जो है ना यहाँ पे एक लंबी गवर्नमेंट बन जाएगी जिसमें कई मॉडल्स हैं, चाइनीज़ मॉडल है, बांग्लादेशी मॉडल है, फिर ये उस तरफ जाएगा। वन पार्टी स्टेट कह रहे हैं। फिर उसकी मेन रीज़न ये है कि पाकिस्तान को फिर इस तरह नहीं छोड़ा जा सकता है, न्यूक्लियर कंट्री है, उसको फिर इस तरह इंटरनेशनल फोर्सेस नहीं छोड़ेंगी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि हमारे पास कोई वीटो पावर वाला मुल्क नहीं है कि अगर हम पे पाबंदियाँ लगें तो वो हमें बचा ले। लेकिन अगर इस किस्म की सूरत हुई तो मुझे एक मेरी गट फीलिंग है कि कोई एक मुल्क जो है ना आगे बढ़ के अपनी कुर्बानी देगा और फिर पाकिस्तान के अंदर ये सिस्टम नहीं चल सकेगा, फिर ये ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि अगर हमने मुल्क चलाना है तो स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये इस इलेक्शन में सारी सियासी जमातों को ये फैसला करना पड़ेगा कि हमें अब एक स्टेबल सिस्टम की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अगर ना हुआ तो ये इलेक्शन वाकई क्रूशल साबित होगा। जिस तरह 1970 का इलेक्शन क्रूशल साबित हुआ था, पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ था, आज तक पाकिस्तान उसको कंट्रोल नहीं कर सका या उसको ख़त्म नहीं कर सका। तो ये इलेक्शन बड़ा ही सेंसिटिव इलेक्शन है क्योंकि इसने पाकिस्तान की डेस्टिनी का फैसला करना है। लेकिन चौधरी साहब आप ये कह रहे हैं कि 5 साल फिर पक्के हैं, लेकिन जो भी आएगा उसके मेरा ख्याल है पक्के हैं, वो पक्के हैं। और क्योंकि हमारे पास गुंजाइश नहीं है। अब देखें इतने कर्ज़ों के साथ ये पाकिस्तान इस तरह नहीं चल सकता कि सड़कों के ऊपर भी हीट भी हो और हेट भी हो, और किसी तरह कुछ सिस्टम चल ना रही हो, कोई गवर्नमेंट चल ना रही हो, अपोजिशन ने धरने दिए हों और उन धरनों का नतीजा 9 मई की शक्ल में निकले। तो अब गुंजाइश नहीं है पाकिस्तान के अंदर कोई नया तजर्बा किया जा सके। तो अब फैसला करना पड़ेगा नून लीग को भी, पीपल्स पार्टी को भी, पीटीआई को भी कि हमें का मुजाहरा करेंगे, मेरा ख्याल उन्हें करना पड़ेगा, उन्हें करना पड़ेगा। और अगर नहीं करते तो फिर ये सिस्टम नहीं चलता। तो बड़े मियां साहब करेंगे बिहेव जिस तरह से कह रहे हैं। लास्ट फिर अगर तो उन्हें ताकत मिल जाती है तो फिर वो तो मेरा ख्याल है मैं माफी चाहता हूँ। फिर ये बड़ा इस सिस्टम के अंदर जो ये वाला सिस्टम है उसमें फिर लास्ट बड़ी खौफनाक बातें कर रहे हैं। मैं देखिए मसला ये है कि आप मुझसे पूछ रहे हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ सर। तो लोगों ने क्या आ जाएगा, सो जाओ। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है तो आप देखिए इस इकोनॉमी के साथ जो है जिसके अंदर आप $1 बिलियन के लिए संजीदा बात $1 बिलियन के लिए एक न्यूक्लियर पहली दुनिया के इस्लामिक न्यूक्लियर पावर को बाकायदा लेटना पड़ जाता है। और उनकी कंडीशंस के ऊपर, यानी अब बिजली का फैसला बाहर से होता है, पेट्रोल का फैसला बाहर से होता है, डॉलर की कीमत का फैसला बाहर से होता है, और ये कि सब्सिडी होनी है या नहीं होनी, और आपके एग्रीकल्चर का फैसला बाहर से होता है। पाकिस्तान एक ऐसी क्रूशल स्टेज पे है कि इसे अब फैसला करना पड़ेगा, और ये फैसला यही है कि सारे पॉलिटिशियन बैठ के कोई 20 ईयर्स का एजेंडा अगर बना लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा। और ये पोलराइजेशन अब नहीं चल सकती। अगर ये जो 2022 और 2023 थी ना, ये रिपीट नहीं हो सकता, और अगर ये रिपीट हो गया तो फिर ये सिस्टम नहीं चलेगा। चलें शॉर्टली 1 बाय 1 कमेंट ले लेते हैं। आने वाली गवर्नमेंट के लिए खालिद साहब सबसे बड़ा चैलेंज इकोनॉमी, टेररिज्म या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी? मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा चैलेंज इकोनॉमी और गवर्नेंस का होगा, कोई और चैलेंज। और इन दोनों आप अगर उनके मंशूर देखें पीपल्स पार्टी और नून लीग के, तो उनका टॉप प्रायोरिटी एजेंडा जो आप देखेंगे तो इकोनॉमिक एजेंडा जो है पीपल्स पार्टी ने भी दिया है,
नून लीग ने भी दिया है। सही। और मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के मसाइल का हल यही है जो चौधरी साहब ने फरमाया कि अब जो है किसी एक एजेंडे पर मुतफिक होना होगा और चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तर्ज पर जो है वो सियासी जमातों को लाना होगा। और एक बात की मैं इजाफा करना चाहूँगा कि पीपल्स पार्टी जो है वो अगर बेशक दूसरी तादाद के लिहाज से नशिस्तें उनकी दूसरे नंबर पर भी आती हैं, फिर भी वो पार्लियामेंट में होगी तो वो कोशिश करेगी कि पार्लियामेंट के अंदर ही फैसले किए जाए, पार्लियामेंट को मजबूत। बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज इकोनॉमी मैशत। जी, मेरा ख्याल है मैशत ये और पीपल्स पार्टी को एक इम्पोर्टेंट फैसला करना होगा कि क्या वो अपोजिशन में जाएंगे या फिर हुकूमत में जाएंगे। हुकूमत में जाएंगे, ये सवाल जो है वो हुकूमत में जाएंगे। लेकिन हुकूमत में पीटीआई हमेशा से ये करती नहीं ना क्लेम कि हमारे पास क्लियर मैंडेट ना हुआ गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे, बनाई तजुर्बा खराब हो गया। पीपल्स पार्टी ने लेसन लर्न किया होगा इसे। मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी की प्रायोरिटीज और हैं। वो बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म अगर बनाना चाहते हैं और 2028 का इलेक्शन देख रहे हैं तो उनकी तरजीहात जो है वो और होंगी। लेकिन ये डिपेंड करता है कि PMLN की क्या सीट्स आती हैं। वज़ीर आज़म का फैसला भी उसी चीज़ ने करना है कि जो पहले बात कर रहे थे चौधरी साहब कि क्या देखिए के बाद अगर पीपल्स पार्टी इतनी सीट्स ले जाती है कि मुस्लिम लीग नून को हुकूमत बनाने के लिए पीपल्स पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर पीपल्स पार्टी सदारत का ओहदा भी मांग सकती है। फिर पीपल्स पार्टी अयाज साहब के नंबर यही कह रहे हैं वैसे कि ज़रूरत पड़ेगी। अयाज साहब के नंबर अगर आप टोटल करें तो वो जो है वो 269 से आगे निकल जाता है। मेरा ख्याल है सियासी इस्तेहकाम के लिए भी जरूरत पड़ेगी पीपल्स पार्टी। देखिए पीपल्स पार्टी, देखिए मैं दोबारा 2022 में आपको ले जाता हूँ। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम छोड़ दी थी, पीडीएम से अलग हो गई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन जब गवर्नमेंट बन रही थी तो वो पीडीएम के साथ इत्तेहाद में चले गए, उन्होंने ये मौका ज़ाया नहीं किया। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी ये मौका ज़ाया नहीं करेगी। सिंध के अंदर हर सूरत हुकूमत बनाएगी, वफाक के अंदर उन्हें गुंजाइश मिली तो वो ज़रूर करेंगे क्योंकि उनको ये पता है कि आउट ऑफ द सिस्टम रह के हमें कोई खास फायदा नहीं है, तो वो इस फायदे को ज़रूर ग्रैब करेंगे। मेरा वक्त खत्म हो गया जी और पोलिंग का वक्त शुरू होने वाला, लेकिन हमारा वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब, बिल्कुल रहमान साहब आपका बहुत शुक्रिया, अयाज साहब आपका, खालिद साहब आपका। और कल नाजरीन इसी प्लेटफॉर्म से दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे जब पोलिंग का वक्त शुरू हो चुका होगा। तो दोबारा आपसे कल मुलाकात होती है, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। वोट जरूर कास्ट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।